बोहस मॉडल ऑफ एन एटम। बोहस एटॉमिक मॉडल को नील बोर ने 1915 में डिस्कवर किया। ये एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड मॉडल पर बेस्ड था और उसी मॉडल को मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया गया। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को एटम का न्यूक्लियर मॉडल बताया। इसी न्यूक्लियर मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब वो स्टेबल नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन करते टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता है और एनर्जी लूज करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी लूज करते रहें तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा और कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल माना जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होता है। इसी कारण रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की इस कमी को दूर करने के लिए नील बोर ने 1915 में एक एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया, जिसे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम नाम दिया। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और साथ ही इसे एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं और हर एक ऑर्बिट के पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। बोहर ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होते हैं उनके पास कम एनर्जी होती है। अब जानते हैं बोहर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स यानी शर्तों के बारे में। फर्स्ट पोस्टुलेट, एक एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उस पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं और हर ऑर्बिट के पास अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। सेकंड पोस्टुलेट, ऑर्बिट की पोजीशन को हम क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी गेन करते हैं और हायर लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में मूव करने के लिए एनर्जी को लूज करते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।